Welcome to my YouTube channel. We were discussing chapter number 13, osmoregulation and thermoregulation. Today is our last lecture and we will discuss the topic of thermoregulation. अब थर्मोरेगुलेशन के टॉपिक में थर्मोरेगुलेशन जो है वो होम्योस्टेसिस की ही फर्दर एक कैटेगरी है. जैसे होम्योस्टेसिस में वी ह्यूमन बीइंग मेंटेन द बॉडी एट कांस्टेंट पॉइंट. अब वो कांस्टेंट पॉइंट फ्लूइड का होगा. अगर हम फ्लूइड को कांस्टेंट पॉइंट पर रेगुलेट करेंगे दैट विल बी कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन. अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट पॉइंट पर रेगुलेट करेंगे दैट विल बी कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन. अब आज के टॉपिक में हम लोग थर्मोरेगुलेशन को डिस्कस कर रहे होंगे. थर्मोरेगुलेशन है मेंटेन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू थर्मोरेगुलेट, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. इसकी दो वजूहात हैं. सबसे पहले तो एंजाइम फंक्शन के लिए और दूसरा सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी के लिए, उसकी शेप को मेंटेन रखने के लिए. अब क्या होता है हमारे पास, किस तरह से एक्ट करता है ये हमारे पास जो है वो, जब एंजाइम की एक प्रॉपर शेप होती है, हमारे पास अगर जो एंजाइम है उसकी इस तरह से प्रॉपर एक शेप होती है और ये शेप एंजाइम की इस तरह से होती है, ये एंजाइम होता है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे सबस्ट्रेट उसी शेप का हम लोग अटैच करते हैं और फिर हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास जाके बनता है ES कॉम्प्लेक्स बनता है और उससे हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं. और इसी तरीके से प्रोडक्ट बनती है और तुम लोगों का एंजाइम जो है वो परफॉर्म करता है. आप लोगों ने यही पढ़ा है ना इसके बारे में. एंजाइम इस तरह से करता है कि एंजाइम के स्पेसिफिक शेप का सबस्ट्रेट उसके ऊपर आके अटैच होता है, ES कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर आप लोगों के पास एक प्रोडक्ट बनती है. लेकिन अगर एंजाइम जो है ये स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक pH पे काम करने वाले हैं, अगर एंजाइम का जो टेम्परेचर उसको वो नहीं मिल रहा जो जिस टेम्परेचर पे उसने काम करना है, अगर टेम्परेचर लो हो जाता है, लो टेम्परेचर जिसको हम हाइपोथर्मिया भी कहते हैं, तो हाइपोथर्मिया में इनकी जो आपस में कुलयन है, इनका जो आपस में रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगा. और जब इनकी आपस में कुलयन नहीं हो पाएगी उससे क्या होता है कि कुलयन ना होने की वजह से ये हम लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, एंजाइम अपनी एक्टिविटी को लॉस्ट कर देगा. दूसरी तरफ अगर हाइपरथर्मिया है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो हाई होने की वजह से एंजाइम की ये वाली जो शेप है ये डीनेचर हो जाती है, फिर भी प्रोडक्ट नहीं बनती. तो दोनों सूरतों में एंजाइम अपनी एक्टिविटी को लॉस्ट कर देगा. एंजाइम की एक्टिविटी खत्म होने का मतलब है बॉडी के तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं वो स्टॉप हो जाएं. और दूसरी तरफ आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से, सेल मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पे आपके प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं. अब ये जो प्रोटीन एम्बेडेड है ये तो प्रोटीन है, बाकी ये सारी आपके पास जो है ये यहाँ पे लिपिड है. और लिपिड को मेंटेन होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए. अगर टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, मींस हाइपरथर्मिया की कंडीशन हो जाती है, तो ये जो लिपिड है ये सारा मेल्ट हो जाएगा. और जब ये मेल्ट हो जाएगा इसकी जो शेप है मेम्ब्रेन की वही लॉस्ट हो जाएगी. और मेम्ब्रेन जो है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, किसी को गुजरने की इजाज़त देती है और किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं देती. लेकिन अगर ये अपनी शेप को ही मेंटेन नहीं रख सकेगी तो परमिबिलिटी के ये जो सेलेक्टिव परमिबिलिटी है वो वाला फंक्शन भी इसका लॉस्ट हो जाएगा. और अगर लो टेम्परेचर मींस हाइपोथर्मिया की कंडीशन आ जाती है तो आपको पता है कि लिपिड लो टेम्परेचर पे जम जाते हैं और क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो फिर भी इसकी जो एक्टिविटी है मेम्ब्रेन की वो भी खत्म हो जाएगी. इसका मतलब है कि थर्मोरेगुलेशन टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि एंजाइम प्रॉपर काम करते रहें, ताकि सेल मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी, उसकी एक शेप है वो मेंटेन रहे. उसके बाद हीट सोर्स क्लासिफिकेशन. हीट सोर्स की बेस पे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन है वो दो में है. एक है हम लोगों के पास एक्टो और एक है हम लोगों के पास एंडो. अब एक्टो से मुराद है कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हीट ले रहे हैं. कहाँ से ले रहे हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से. एक्टो हीट सोर्स की बेस पे दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एंडो और एक्टो. एक्टो वो वाले एनिमल्स हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हीट लेते हैं. जैसे ये आपके पास एक लिजर्ड है और ये रॉक के ऊपर यहाँ पे लेटी हुई है और ये इसको कह रहे हैं ये सन बास्किंग कर रही है और ये अपने इन्वायरमेंट से, ये अपनी बॉडी में हीट नहीं पैदा कर सकती. लिजर्ड जो होती हैं ये अपनी बॉडी में हीट नहीं पैदा कर सकती. ये क्या करती हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेती हैं. दो तरीके से ले रही हैं यहाँ पे. एक तरीका है रेडिएशन. रेडिएशन मतलब सूरज की रोशनी, वो रेडिएशन के थ्रू इन तक आ रही है और ये हीट एब्जॉर्ब कर रही है. दूसरा यहाँ पे मेथड है कंडक्शन. कंडक्शन से मुराद होता है कि एक सरफेस के ऊपर जब दूसरी चीज़ उसके ऊपर पड़ी हो और वहाँ से वो हीट ले रही हो. जैसे आप किसी बेंच के ऊपर जाके बैठ जाएं, बेंच बहुत हॉट हो तो आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता हॉट अप होना स्टार्ट हो जाती है. तो वो जो आपकी बॉडी हीट अप हो रही है उसमें इसका मतलब है आपको हीट ट्रांसफ़र हो रही है. ये जो हीट ट्रांसफ़र होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर बॉडी का एक बॉडी का दूसरी बॉडी से हो जाए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो तब जो हीट ट्रांसफ़र होती है इसको कहते हैं कंडक्शन. और अगर रेडिएशन के थ्रू हो रही है, सूरज की रोशनी आ रही है, तो वो होती है रेडिएशन. तो अब लिजर्ड यहाँ पे नीचे से सरफेस के साथ कंडक्शन से हीट एब्जॉर्ब कर रही है और सूरज से ये रेडिएशन के थ्रू हीट एब्जॉर्ब कर रही है.
और इस तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हीट ले रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये एक्टोथर्म है। और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं एनिमल्स, कौन से हमारे पास आते हैं, एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स हमारे पास वो एनिमल होते हैं, एंडो मीन जो अंदर से, इनकी बॉडी के अंदर जो है वो हीट बन जाती है। जैसे इसमें मैमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, ये सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू। अब जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, ये याद रखिएगा, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सेलुलर रिस्पायरेशन में आपके पास ग्लाइकोलाइसिस आ जाते हैं, क्रेब्स साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तीन प्रोसेसेस, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कोलेक्टिवली मिलके जो काम करते हैं, एटीपी जनरेशन करते हैं, इसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। इसको आप फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। तो कुछ एनिमल्स सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं, अपनी बॉडी में एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो अपनी ही बॉडी में हीट पैदा कर लेते हैं। दोज एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज एंडोथर्म्स। और ऐसे एनिमल जिनका हीट सोर्स इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको एक्टोथर्म्स कहते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। हीट सोर्स की बेस पे एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स एनिमल्स। अब जो एंडोथर्म्स एनिमल है उनके बारे में उन्होंने फर्दर बताया है कि ये एनिमल्स, जैसे ये यहाँ पे है आपके पास, ये पोलर बियर, इनकी जो है वो फर बहुत ज़्यादा जो है थिक होती है। इनकी ये स्किन के ऊपर जो बाल हैं वो इंसुलेशन के तौर पे एक्ट करते हैं। ये जितने भी मैमल्स हैं, ये अपने बालों को, अपनी फर को क्या कर लेते हैं, बिल्कुल इरेक्ट खड़ा कर लेते हैं। और ये जब इस तरह से इसके बाल खड़े हो जाते हैं ना, सर्दियों में आपने देखा होगा कैट्स भी अपने बालों को इस तरह से खड़ा कर लेती हैं। अब जब इनके बाल इस तरह से खड़े होकर एक लेयर बना देते हैं, तो इसमें हवा ट्रैप हो जाती है। और जब हवा एक बार ट्रैप हो जाती है तो वो फर्दर हवा को आने नहीं देती, वो एक अपनी ही फर का इंसुलेशन कोट बना लेते हैं, इसलिए इन मैमल्स को सर्दी नहीं लगती। और इसके अलावा ये अपनी स्किन के अंदर जो है ना वो फैट को रिजर्व करके रखते हैं। और वो फैट रिजर्व क्या होती है, वो फैट की जब बर्निंग होती है तो उससे हीट जनरेशन होती है, तो इनकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो रही है, इसलिए तो ये एंडोथर्म्स हैं। और इसके अलावा ये जो ब्राउन फैट होती है, ब्राउन फैट और नॉर्मल फैट में ये फ़र्क होता है कि ब्राउन फैट जो है ये स्पेशलाइज्ड होती है, ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो ज़्यादा एटीपी जनरेट होती है, ज़्यादा हीट जनरेट होती है। और ये कुछ मैमल्स जैसे कि पोलर बियर, सील, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट में, पोलर रीजन्स में रहते हैं, ये वहाँ पे ब्राउन फैट को अपने अंदर क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ये तो थे एंडोथर्म्स एनिमल्स। और एक्टो जो थे, हमने देखा वो एक्सटर्नल से ले रहे हैं, वो रेडिएशन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू इन्वायरमेंट से हीट ले रहे थे। एंडो जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ही हीट जो है वो पैदा करते हैं। वो किस तरीके से पैदा करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो मुख्तलिफ यहाँ पे जो है वो इन्होंने मैथड्स बताए हुए हैं कि किस तरीके से करते हैं। उसके मुख्तलिफ मेथड जो हैं वो इसमें यही है कि कभी ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी में जो है वो उसके ब्राउन फैट को, फीदर्स को हीट रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, और कभी ये सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू जो है वो हीट पैदा करते हैं। उसके अलावा जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है वो है थर्मल स्टेबिलिटी क्लासिफिकेशन। थर्मल स्टेबिलिटी, कितना कोई एनिमल थर्मली टेम्परेचर को अपने आप को स्टेबल करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। थर्मली स्टेबल का मतलब है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को, अपने टेम्परेचर को कोई कितना एनिमल स्टेबल कर लेता है, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी क्लासिफिकेशन। अब वो एनिमल जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल कर लेते हैं, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल कर लेते हैं, वो होम्योथर्म्स होते हैं। होम्यो मीन सेम, थम्स जो होम्यो का मतलब होता है सेम, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेम रखते हैं, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बदलने नहीं देते, स्टेबल रखते हैं, दोज आर कॉल्ड होम्योथर्म्स एनिमल्स। ये नैरो कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर रखते हैं। अगर 37 जैसे मैमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उसमें वो 37 पे मेंटेन करके रखता है, तो इसका मतलब है जो सेम रख लेते हैं, जो थर्मली स्टेबल होते हैं, दीज आर कॉल्ड होम्योथर्म्स। और पोइकिलोथर्म्स वो वाले एनिमल्स होते हैं आपके पास, पोइकिलोथर्म्स वो होते हैं जो अपनी, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट, बदलता रहता है। जो इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वही इनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा, ये रेगुलेट नहीं कर पाते। इसमें आ जाते हैं आपके फिशेज आ जाती हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, इसके बाद रिप्टाइल्स आ जाते हैं। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे अगर एक क्रोकोडाइल है, वो, उसको अगर आपने -2 पे रख दिया टेम्परेचर पे, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा। उसकी जो, क्योंकि बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर -2 है, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी -2 हो जाएगा, वो थर्मो रेगुलेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे एनिमल जो थर्मो रेगुलेट नहीं कर पाते, जो अपने आप को थर्मल स्टेबिलिटी को नहीं मेंटेन कर पाते, उनको हम पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। इनका एक फ़ायदा ये होता है, इकोलॉजिकल एडवांटेज ये होता है कि ये लो फूड इनटेक करते हैं और पुअर न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट में भी रह लेते हैं। जाहिर सी बात है, उनको कौन सा सेलुलर रिस्पायरेशन करनी है, उनको कौन सा अपनी बॉडी के अंदर हीट पैदा करनी है, इसीलिए फूड इनटेक उनके लिए होना ना होना वो बराबर ही है। मतलब अगर वो कम भी खुराक ले रहे हैं तो वो उसमें भी अच्छा जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन होम्योथर्म्स एनिमल जो हैं, ये अपने आप को थर्मो रेगुलेट करते हैं, इनको
इंटरनली बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, बिकॉज इन्होंने जो है वो खुराक को फिर डिकम्पोज करके, तोड़ के, सेलर रिस्पिरेशन करके हीट प्रोड्यूस करनी होती है। और होम्योथर्म्स जो है एनिमल्स, इनमें हाइपोथैलेमस होता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है इस चैप्टर में कि हाइपोथैलेमस इज द थर्मोस्टेट पॉइंट ऑफ ब्रेन, जो कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब नेक्स्ट है कि ह्यूमन का थर्मो रेगुलेशन सिस्टम किस तरह से होता है। अब यहाँ पे ह्यूमन के थर्मो रेगुलेशन सिस्टम में दो तरह के हैं कि ये तो सबसे पहले आप जो हो वो एंडोथर्मिक हो, ह्यूमंस एंडोथर्मिक होते हैं, और इसमें जो भी थर्मो रिसेप्टर्स हैं, स्किन है जो हीट चेंज को डिटेक्ट करता है। अगर बॉडी हाइपरथर्मिया की तरफ जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो भी बॉडी को पता चल जाता है। अगर टेम्परेचर लो हो जाता है, हाइपोथर्मिया की तरफ बॉडी जाती है, तो भी बॉडी जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेती है। अब दो कंडीशंस होती हैं ह्यूमन बॉडी में जब टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। ह्यूमन का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जो है वो दो तरीक़ों से काम करता है। एक तो हाइपरथर्मिया में कैसे काम करेगा और एक हाइपोथर्मिया में। दैट इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड दैट इज़ वेरी ईजी। अगर आपकी ह्यूमन बॉडी जो है वो हाइपोथैलेमस को पता चलता है कि स्किन ने डिटेक्ट किया कि टेम्परेचर हाई हो गया है, हाइपरथर्मिया की कंडीशन है, तो हाइपरथर्मिया की कंडीशन में हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस फौरी तौर पे ग्लैंड्स को और मसल्स को एक्टिवेट कर देता है। अब मसल क्या करते हैं, मसल गर्मी जब होती है हाइपरथर्मिया की कंडीशन में वो डायलेट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, वो डायलेट हो जाते हैं। और ग्लैंड्स के, और डायलेट हो इसलिए हो जाते हैं, जब मसल डायलेट हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, सारा खून का बहाव जो है वो ब्लड का स्किन की तरफ कर दिया जाता है, ताकि हीट जो है उसको बॉडी से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि बॉडी हाइपरथर्मिया पे है। और दूसरी तरफ ग्लैंड जो हैं उसमें जो हैं वो स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट किया जाता है। वो स्वेटिंग का प्रोसेस कराते हैं। स्वेटिंग का प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होती है, स्वेटिंग के प्रोसेस से पसीना आता है, तो फिर एवेपोरेशन होती है तो कूलिंग हो जाती है। और हाइपरथर्मिया से बॉडी जो है वो फिर क्या हो जाती है, बॉडी इस तरह से नॉर्मल पे आ जाती है। ये तो थी हाइपरथर्मिया की कंडीशन जिसमें हम बॉडी को नॉर्मल पे लेके आए। दूसरी तरफ हम लोगों के पास सिचुएशन कौन सी होती है, वो होती है हाइपोथर्मिया की। अब जब हाइपोथर्मिया की सिचुएशन आएगी, दैट इज़ टोटली ओपोजिट टू इट। हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि हाइपोथर्मिया में ये यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्पॉन्स टू ओवर हीटिंग में, जो अभी हमने डिस्कस किया कि रिस्पॉन्स टू ओवर हीटिंग कैसे होता है, वेजो डायलेशन हो जाती है। सबसे पहले तो वेसल्स जो हैं वो डायलेट कर जाती हैं, वेसल्स की डायलेशन होती है और ब्लड को जो है वो फ्लो बढ़ा दिया जाता है स्किन की तरफ, ताकि एक्सेस हीट को रेडिएट किया जा सके, बाहर निकाला जा सके। फिर स्वेट सिक्रीशन होती है। और आप लोगों का जो ब्रेन है वो क्या करता है, ह्यूमंस जो हैं वो शेड में जाके बैठते हैं, बाथिंग करते हैं और ठंडी जगहों पे रहते हैं, ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट किया जा सके। और स्वेटिंग में भी जब पसीना आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। ये तो था रिस्पॉन्स हीटिंग का। अब बॉडी जो है वो कूलिंग को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तो कूलिंग को रिस्पॉन्ड करने के लिए सबसे पहले तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाई जाती है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने से क्या होता है कि सारी जो वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और जो ब्लड का फ्लो है वेसल्स की तरफ या स्किन की तरफ उसको कम कर दिया जाता है। और जैसे ही ब्लड का फ्लो उसकी तरफ कम होता है, तो इस तरह से हम बॉडी में हीट रिजर्व करना, सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा, आपको जब सर्दी लगती है तो आपकी बॉडी शिवर करना स्टार्ट कर देती है। जब वो शिवरिंग हो रही होती है तो मसल्स एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी इंटरनली हीट पैदा कर रही होती है। इसी तरह से गूज बम्स हो जाते हैं, वो जो स्किन के हेयर्स हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और वो स्किन को इंसुलेटर के तौर पे सेव करते हैं, और फर्दर जो है वो कूलिंग एयर को आपकी बॉडी की तरफ नहीं आने देते। ये तो था आपकी बॉडी का कूलिंग को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ह्यूमन फीडबैक मैकेनिज्म, यहाँ पे उन्होंने आपकी बुक में जो डायग्राम बनाई हुई है उसमें यही बताया हुआ है कि आप लोगों की जब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इम्बैलेंस होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज स्किन के रिसेप्टर को पता चलता है, वो कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, कंट्रोल सेंटर जो है वो इफेक्टर को देता है, मसल को कहता है कि डायलेट हो जाओ, और स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग प्रोड्यूस कराता है। मसल्स डायलेट होते हैं तो ब्लड का फ्लो बढ़ा दिया जाता है और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करके नॉर्मल पे ले आते हैं। इसी तरह से नीचे देखें, अगर ये नीचे वाली डायग्राम में उन्होंने कहा कि अगर इम्बैलेंस हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए, तो डिक्रीज़ होने पे स्किन को रिसेप्टर जो है वो ब्रेन के पास आते हैं, और ब्रेन दो तरह के मैसेज देता है, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है और दूसरी तरफ आपके जो मसल्स हैं उनसे शिवरिंग का प्रोसेस करा के हीट जनरेट कराता है। तो अब आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकता है कि जब हाइपरथर्मिया की कंडीशन होती है तो वेसल्स क्या होती हैं। हाइपरथर्मिया की कंडीशन में वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। इसको आप लोग लिख लें कहीं पे और इसको एमसीक्यूज के तौर पे तैयार भी कर लीजिएगा कि हाइपर की सूरत में क्या होता है, डायलेशन होती है,
डायलेशन होती है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो जब आपके पास दूसरा जो है आपके पास हाइपो की कंडीशन में, हाइपो में क्या होता है आपके पास, हाइपो में आपके पास वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, उसमें आपके पास कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही होती है। इज़ इट क्लियर? ये एमसीक्यूज़ के लिए 2 पॉइंट्स जो है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब लास्ट पे जो है वो समरी, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं यहाँ से। ये एक पूरे टॉपिक की, जो हमने 2 से 3 पेजेस का टॉपिक पढ़ा, उसकी एक समरी है कि एक्टोथर्म्स जो हैं वो एक्सटर्नल ले रहे हैं, एक्सटर्नली ले रहे हैं, बास्किंग कर रहे हैं, और इसमें ये आपके पास मिसालें आ जाती हैं। एंडोथर्म्स इंटरनली टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करते हैं, वो ब्राउन फैट शिवरिंग के थ्रू करते हैं, इसमें ये आपके पास बर्ड्स और मैमल्स की मिसाल आ जाती है। हाइपोथर्मिया में रिस्पॉन्स वेजोडायलेशन के थ्रू होता है और स्वेटिंग के थ्रू होता है, और थायरॉक्सिन जो है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो डाइजेशन का रेट है उसको बढ़ा दिया जाता है ताकि हीट को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से निकाला जा सके। कूलिंग मैकेनिज्म पे जोर दिया जाता है जब हाइपरथर्मिया का जो है वो सिचुएशन आ जाती है। हाइपोथर्मिया के रिस्पॉन्ड में बॉडी की जो हीटिंग है उसको मैक्सिमाइज किया जाता है, वो कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू, वो शिवरिंग के थ्रू किया जाता है। दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट जो है इससे रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।